अच्छा जी, सो व्हाट इज़ Amazon S3 या फिर सिंपल स्टोरेज सर्विस इज़ अ स्केलेबल हाई स्पीड लो कॉस्ट वेब बेस्ड सर्विस designed for data lakes, websites, mobile application, backup and restore, archive, enterprise application, IoT devices and big data analytics. तो मल्टीपल यूज़ केसेस आप कह सकते हैं कि S3 को हम मल्टीपल पर्पसेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, बट अगर बेसिक सी डेफिनेशन बताऊं तो ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज है। जैसे आपकी गूगल ड्राइव ले लें आप, ठीक है, या फिर आप वन ड्राइव ले लें, मेगा है, ठीक है, ड्रॉप बॉक्स है। तो बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में मौजूद हैं। तो इसी तरह से ऑब्जेक्ट बेसिकली आपकी जो फ्लैट फाइल्स होती हैं, लाइक आप कह लें कि आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, बैकअप फाइल्स हैं। तो इस तरह की जो फाइल्स होती हैं उनको हम फ्लैट फाइल्स या फिर ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो इस तरह की अगर आपको कोई स्टोरेज चाहिए जहाँ पर आप बल्क में डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं, ठीक है, या अपनी फाइल्स को किसी ऑनलाइन स्टोरेज में रखना चाह रहे हैं, तो S3 आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा S3 जो है वो ग्लोबल सर्विस है। ग्लोबल और रीजनल सर्विस का डिफरेंस मैंने आपको मेरे ख्याल में पहले बताया था कि तकरीबन 90-95% सर्विसेज जो हैं वो रीजनल होती हैं, यानी कि आपको किसी भी पर्टिकुलर रीजन में अगर कोई रिसोर्स प्रोविजन करनी है तो आप पहले ये देखें कि आप किस रीजन के अंदर आप उस सर्विस को ओपन करके बैठे हुए हैं। जैसे EC2 अगर आप वर्जीनिया में बना रहे हैं तो वो आईओ के अंदर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि EC2 क्या है, रीजनल सर्विस है। तो S3 जो है वो बेसिकली ग्लोबल सर्विस है, विच मीन्स कि जब आप S3 को ब्राउज करते हैं तो रीजन का कोई ऊपर सिलेक्शन आपको नहीं मिलेगा, सारे रीजन डिसेबल होते हैं। और क्योंकि ये ग्लोबल सर्विस है, तो क्या मतलब हुआ इसका कि अगर रीजन डिसेबल हैं और ये ग्लोबल सर्विस है, तो जो हम बकेट बनाते हैं या जो ऑब्जेक्ट अपलोड करते हैं वो एक्चुअल एग्जिस्ट कहाँ करता है, क्या वो पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है? तो ऐसा नहीं है। ग्लोबल सर्विस के पीछे रीज़न है, वो भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। बट जब आप बकेट बना रहे होते हैं, यानी कि फोल्डर जब आप बनाते हैं S3 में, तो वहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप ये बकेट किस रीजन में बनाना चाह रहे हैं। तो देखा जाए इनडायरेक्टली है ये भी रीजनल सर्विस, बट अमेज़ॉन इसको आपको एक तरह से ये कह लें कि ग्लोबल सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी कि आपको रीजन्स को स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी रीजन्स हैं कहीं पर भी आपका बकेट बना हुआ है वो आपको एक सिंगल कंसोल के ऊपर नज़र आएगा। ठीक है, तो बकेट बनाते टाइम आपने ये ख्याल रखना है कि आप किस रीजन में अपना बकेट बना रहे हैं। तो एक तरह से ये इनडायरेक्टली रीजनल सर्विस हो गई, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये ग्लोबल सर्विस के डोमेन में आती है। उसके अलावा जो डेटा आप, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको अभी मैंने बताया फ्लैट फाइल्स, उनको आप किसी ना किसी बकेट के अंदर अपलोड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यानी कि आपकी जो रूट डायरेक्टरी है, या ये कह लें कि प्राइमरी आपका जो फोल्डर है, ठीक है, वो बनाना ज़रूरी है जिसको हम बकेट कहते हैं। और उस बकेट के अंदर जो डेटा आप अपलोड करते हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो मेन जो आपकी रूट डायरेक्टरी होती है, ये मेन S3 के ऊपर जो फोल्डर बनता है उसको बकेट कहा जाता है। उसके अंदर फिर अगर आप कोई फोल्डर बनाते हैं तो हम उसको फोल्डर ही कंसिडर करते हैं, बकेट के अंदर बकेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेन जो आपकी रूट डायरेक्टरी के अंदर जो आप फोल्डर बना रहे हैं वो आपका एक्चुअली बकेट कहलाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बकेट और फोल्डर, बेसिकली फोल्डर ही है ये, बट अमेजोन उसको जो है वो कॉल करता है एज अ बकेट। और उसके अंदर फिर आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट अपलोड करें या फोल्डर्स बनाकर करें, इट्स अप टू यू। उसके अलावा आप सारे ऑपरेशन रन कर सकते हैं उस बकेट के ऊपर। रीड डेटा अपलोड करना है, अपने डेटा को मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, ठीक है, ये सारे एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपके पास पूरे राइट्स मौजूद हैं। उसके अलावा जो ऑब्जेक्ट्स हैं किसी भी फॉर्मेट में, ठीक है, वर्चुअली इन एनी काइंड ऑफ फॉर्मेट के अंदर आप इसको अपलोड कर सकते हैं। और जो आपके ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो मिनिमम 0 बाइट है और मैक्सिमम 5 टेराबाइट है। यानी कि सिंगल जो ऑब्जेक्ट है वो मैक्सिमम 5 टेराबाइट का होगा तो ये सपोर्ट करेगा। अगर 5 टेराबाइट से ऊपर है तो फिर या तो आपको उसको मल्टी पार्ट्स में अपलोड करना पड़ेगा, उसको ब्रेक करके अपलोड करें। अदरवाइज़ अगर आपने उसको सिंगल अपलोड अपलोड किया तो 5 टेराबाइट जैसे ही होगा वो फाइल को आपकी ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। तो नॉर्मली 5 टेराबाइट की फाइल्स जो है वो आपको हो सकता है कोई बैकअप फाइल्स हों,
ठीक है, या कोई बहुत बड़े प्रोग्राम की कोई सेट ऑफ फाइल्स हो सकती है। नॉर्मली इतनी बड़ी फाइल्स आपको मिलती नहीं है। और सिंगल ये कह लें कि सिंगल जॉब में आप इस तरह से अपलोड भी नहीं कर रहे होते, आप उसको मल्टी पार्ट अपलोड ही करते हैं नॉर्मली, या फिर उसको ब्रेक करके करते हैं ताकि आपकी फ़ाइल करप्ट ना हो। तो ये इसकी लिमिटेशन है, 0 बाइट मिनिमम और मैक्सिमम 5 टेराबाइट, ये नंबर याद रखने हैं आपने। उसके अलावा अगर पैसों की बात करें, तो जो डेटा आप स्टोर करते हैं उसके तो आप पे करेंगे ही, पर जीबी पर मंथ के हिसाब से। उसके अलावा जब आप उस डेटा को रिट्रीव करते हैं, यानी कि आप उसको डाउनलोड करते हैं या उसके ऊपर कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है, तो डेटा आउट के बेसिकली किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म में अगर आप देखेंगे तो डेटा आउट के पैसे चार्ज हो रहे होते हैं। यानी कि डेटा जो ट्रांसमिट हो रहा होता है वो द नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क से बाहर इंटरनेट पे जाता है, उस पर भी पर जीबी पर मंथ के हिसाब से आपको पैसे चार्ज होते हैं। बहुत माइनर होते हैं, सेंड से भी कम होते हैं, बट होते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया स्टोर किया हुआ डेटा, उसके पैसे हैं। जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपलोड के कोई पैसे नहीं है, डाउनलोड यानी रिट्रीव करने के ऊपर या रिक्वेस्ट करने के ऊपर पैसे हैं। और उस डेटा को अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं डेटा एक्सेलरेशन के थ्रू, यानी कि ऑप्टिमल किसी जो पॉप्स हैं, ठीक है, उन पॉइंट्स के थ्रू, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के थ्रू आप उसको डाउनलोड कर रहे हैं, एक्सेलरेट करवा रहे हैं, तो उसके भी चार्जेस आपको पे करना पड़ता है। सेकेंडली, जो बकेट आप बनाएंगे उसका नाम यूनिक होना चाहिए ग्लोबली। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक बकेट बना दिया शेरदिल के नाम से, ठीक है, जब एंड में आप उसको बनाने जाएंगे तो माइट भी आपको एरर आ जाए कि ये बकेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट वो आपके अकाउंट में एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो किसी भी अमेजोन के अकाउंट में किसी भी टेनेंट के पास एग्जिस्ट कर सकता है। तो जैसे डीएनएस होता है या डोमेन नेम होता है, अगर आप डोमेन ऑनर है तो आप ही उसके दुनिया भर में वाहिद डोमेन ऑनर है। ठीक है, कोई दूसरा उस डोमेन को ओन नहीं कर सकता जब तक कि आप उसको सेल ना करें। तो सेम जो बकेट्स होते हैं, बकेट का भी कॉन्सेप्ट यही है कि बज़ाहिर देखने पे तो वो नाम होता है, बट वो यूनिक होना चाहिए। अगर किसी भी अमेज़ॉन के टेनेंट ने दुनिया में कहीं पर भी वो नाम का बकेट अपने अकाउंट में बनाया हुआ है तो आप उसको नहीं बना सकते। आप, इसकी कॉमन एग्जांपल है, आप टेस्ट के नाम से एक बकेट बनाएं, आपको एरर आ जाएगा। ठीक है, किसी ना किसी ने बनाया हुआ होगा अपने अकाउंट में। ठीक है, तो उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि जो बकेट होता है उसका एक अपना यूआरएल होता है, और यूआरएल को यूनिक होना ज़रूरी है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर एक जैसे हम बकेट बना पाते हैं अपने अपने अकाउंट्स के अंदर, तो वो आपका यूआरएल जो है वो यूनिक नहीं हो पाता। ठीक है, या वो ग्लोबली शेयरेबल लिंक नहीं हो पाता। तो इसलिए बेसिकली बकेट का नाम जो है वो यूनिक रखा गया। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये लिंक है S3 EU West 1, ये इसका रीजन है, .amazon.aws.com स्लैश आगे बकेट का नाम। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल अगर ये शेरदिल आईटी एकेडमी का एक बकेट मेरे अकाउंट में है, एक आपके अकाउंट में है, तो ये लिंक कभी बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, यूनिक नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बकेट का जो नाम है वो यूनिक होना ज़रूरी है, ताकि इन फ्यूचर अगर आप स्टैटिक वेबसाइट भी होस्ट करना चाह रहे हैं उसी बकेट के ऊपर, जो कि S3 में ऑप्शन आपको मिलता है, तो आप उस लिंक को इजीली कहीं पर भी बाइंड कर सकते हैं या किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा कॉमन टर्म्स जो हैं वो अपलोड और डाउनलोड है, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। बट अमेज़ॉन S3 की जब हम बात करते हैं तो अपलोड के लिए यहाँ पर पुट को जो है वो यूज़ किया जाता है, यानी कि अपलोड का मतलब है कि आप पुट करना है। ठीक है, डेटा को पुट करना मतलब अपलोड करना है, और उसी डेटा को जब आप डाउनलोड कर रहे होते हैं तो वो गेट को यूज़ करता है, यानी कि नाम बेसिकली चेंज कर दिए, पुट इज़ इक्वल टू अपलोड और गेट इज इक्वल टू डाउनलोड। ठीक है, ये भी टर्मिनोलॉजी आपने याद रखनी है। उसके बाद अगर हम स्टोरेज क्लासेस की बात करें, जो कि नॉर्मली आपको ना तो गूगल ड्राइव में मिलेगा ना ही आपको वन ड्राइव में मिलेगा। ठीक है, डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस के टेयर्स, जिनका डायरेक्टली ताल्लुक आपके यूज़ केसेस से है और पैसों से है, कॉस्ट से है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की स्टोरेज क्लासेस जो है वो अमेज़ॉन S3 आपको ऑफ़र करता है। जो बाय डिफ़ॉल्ट कह लें या कॉमन जो स्टोरेज क्लास है वो S3 स्टैंडर्ड है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जिसमें डेटा आपका अपलोड होता है, अगर आप चेंज ना करें ऑब्जेक्ट को अपलोड करते टाइम, जो है वो पुट करते टाइम जब तक चेंज ना करें, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो S3 स्टैंडर्ड में ही जाएगा हमेशा। ठीक है, तो S3 स्टैंडर्ड आपकी डिफ़ॉल्ट स्टोरेज हो गई। उसके अलावा S3 स्टैंडर्ड IE है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस डेटा के लिए। S3 वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस एक और टेयर है, यानी कि ये ऐसे डेटा के लिए जो कि
इनफ्रीक्वेंट एक्सेस होगा, यानी कि उस पर आप कभी कभार एक्सेस करते होंगे, और डेटा सेंटर एक यूज़ कर रहा होगा। बाकी ऊपर के जो दोनों टेयर हैं इनमें तीन तीन डेटा सेंटर एटलीस्ट यूज़ होते हैं, ताकि डेटा आपका रिडंडेंट हो सके। अगर एक फैसिलिटी या दो फैसिलिटीज़ फेल भी हो जाती हैं प्रॉपर डेटा सेंटर्स, तब भी आपका डेटा लूज़ नहीं होता। ठीक है, तो बट इसमें वन जोन आ रहा है, विच मीन्स के सिर्फ एक डेटा सेंटर में जो है वो कॉपी रखेगा। और आखिर में है हमारे पास S3 ग्लेशियर, जिसको हम आर्काइव जो है वो डेटा को लॉन्गर पीरियड के लिए अगर हमें रिटेन करना है, और ना ही वो रेगुलर यूज़ में है, ना ही इनफ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, बट आपको स्टोर रखना है एक पर्टिकुलर टाइम तक। ठीक है, तो उसके लिए हम नॉर्मली डेटा को आर्काइव कर देते हैं, नॉर्मली फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो होते हैं आपके। ठीक है, तो ये डिफरेंट टेयर्स है, और इन डिफरेंट टेयर्स की जो है वो आप अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी टेयर को यूज़ कर सकते हैं, और मल्टीपल टेयर्स को भी यूज़ किया जा रहा होता है जब हम डेटा को अपलोड करते हैं। तो इनको ज़रा और डिटेल में समझते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। ठीक है जी, तो स्टैंडर्ड जो है वो जनरल पर्पस स्टोरेज है, यानी ऐसा डेटा जो कि फ्रीक्वेंटली डेली बेसिस पे आप एक्सेस कर रहे हो, मल्टीपल टाइम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए तो स्टैंडर्ड ही यूज़ करें वो ज़्यादा बेहतर है, और क्यों यूज़ करें वो भी अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो S3 स्टैंडर्ड जो है वो हाईली ड्यूरेबल है, क्योंकि तीन डेटा सेंटर में आपका डेटा जो है वो कॉपी होता है। आपको नज़र नहीं आएगा, आप जस्ट एक अपलोड करेंगे फाइल, बट बैक एंड पे अमेजोन जो है वो उसको मेंटेन कर रहा होता है एटलीस्ट थ्री फैसिलिटीज़ में। अब आपका यहाँ पर सवाल ये भी आ सकता है कि आगे जाकर जब हम डेटा सेंटर VPC वगैरह में देख रहे होंगे, तो किसी रीजन में दो डेटा सेंटर्स भी होते हैं, किसी में छः भी होते हैं, किसी में चार होते हैं, किसी में तीन होते हैं, दो से कम नहीं होते। तो अब बात यहाँ पर हो रही है कि एटलीस्ट थ्री डेटा सेंटर को जो है वो यूज़ करता है। तो फॉर एग्जांपल आपने एक रीजन सेलेक्ट किया, मुंबई रीजन ले लिया आपने। ठीक है, मुंबई में आई थिंक दो डेटा सेंटर्स हैं। नॉर्मली कहीं पर भी जब स्टार्ट होता है तो अमेजोन दो डेटा सेंटर से ही स्टार्ट करता है, तो फिर तीन में कैसे करेगा? तो दो डेटा सेंटर्स तो आपको नज़र आ रहे हैं ना, वो आपके लिए हैं, बट बैक एंड पे अमेजोन उन डेटा सेंटर्स को बैकअप करने के लिए ठीक है, वो जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होते, अपने लिए बना के रखता है बैक एंड के ऊपर, जो कि आपके लिए एक्सेसिबल नहीं होते। तो उन डेटा सेंटर्स का यूज़ केस ही यही होता है कि आपकी जो भी रिसोर्सेज हैं उनको एटलीस्ट बैकअप किया जा सके। ठीक है, तो जब अमेजोन कह रहा है कि तीन डेटा सेंटर्स में स्टोर होगा, तो विच मीन्स के वो होगा, वो ऐसी फैसिलिटीज़ में रखेगा जो कि आपके लिए एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड को हम यूज़ करेंगे हमेशा कहाँ पर, जहाँ पर हमारा फ्रीक्वेंटली यूज़ है, डेली बेसिस का यूज़ है, और डेटा को हमें जो है वो ड्यूरेबल बनाना है। ठीक है, तो इस तरह के पर्पसेस में हम स्टैंडर्ड को ही बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं, और स्टैंडर्ड के अंदर रिक्वेस्ट के पैसे नहीं होते। ठीक है, बात याद रखिएगा, स्टैंडर्ड के अंदर आप स्टोरेज के पैसे देंगे, सबसे महंगी स्टोरेज है। क्यों? क्योंकि ड्यूरेबल है, और तीन डेटा सेंटर्स में आपका डेटा कॉपी कर रही है। तो फॉर एग्जांपल पर जीबी के आपसे ले रहा है, फॉर एग्जांपल $1 पर जीबी पर मंथ ले रहा है, जबकि इससे कम है, 0.10 डॉलर है आई थिंक, 10 सेंट्स है। ठीक है, बट अभी हम समझने के लिए कह रहे हैं कि भाई स्टैंडर्ड जो है वो $1 पर जीबी पर मंथ है, तो स्टैंडर्ड आइए उससे एक सस्ता होगा। ठीक है, वो हो सकता है $0.9 हो। स्टैंडर्ड आइए वन जोन और सस्ता होगा, वो 0.8 होगा या 0.7 होगा। ठीक है, ग्लेशियर जो है आर्काइवल सोल्यूशन, वो और चीज़ ज़्यादा चीप होगा। ठीक है, वो 0.5 होगा, 0.4 हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव स्टोरेज है, स्टोरेज क्लास है S3 के अंदर, या स्टोरेज टाइप कह लें हम, वो S3 स्टैंडर्ड है। बट स्टोरेज के पैसे तो आप महंगे दे रहे होंगे, लेकिन रिक्वेस्ट के आपसे वो पैसे नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि आप फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, आप डेली बेसिस के ऊपर मल्टीपल रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपका बहुत ज़्यादा यूज़ है, आप डेली बेसिस पे हज़ारों रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस डेटा को डाउनलोड कर रहे हैं, तो आपकी रिक्वेस्ट की फ़ी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए S3 स्टैंडर्ड में रिक्वेस्ट के कोई पैसे नहीं हैं। लेकिन अब जो भी क्लास हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर सब जगह आपको रिक्वेस्ट के पैसे मिलेंगे, जो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको पैसे देना पड़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल S3 स्टैंडर्ड आई है, यानी कि इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, ये ऐसे डेटा के लिए स्टोरेज है जो कि आप फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते। ठीक है, दिन में एक बार कर लिया, या एक दो दिन में, 3 दिन में छोड़कर आपने दो चार बार कर लिया, मतलब फ्रीक्वेंटली नहीं है। ठीक है, कभी कभार एक्सेस करते हैं।
तो अगर इस तरह का कोई डेटा आप अपलोड कर रहे हैं जो कि कभी कभार एक्सेस होता है, ठीक है, एक दिन में हो सकता है एक दो बार हो जाए, समझ में आता है, इनफ्रीक्वेंटली हुआ वो, ठीक है, या फिर 2 दिन में 3 दिन बाद एक्सेस हो रहा है, तो इस तरह के डेटा जो है वो आप आईए के अंदर रखेंगे, स्टैंडर्ड आईए के अंदर। क्यों? क्योंकि आपको कॉस्ट सेव करनी है। अगर रेयरली एक्सेस डेटा को आप रख रहे हैं या लेस फ्रिक्वेंटली डेटा को आप रख रहे हैं स्टैंडर्ड के अंदर, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप ज़्यादा पैसे पे कर रहे होंगे उस डेटा के। क्यों? क्योंकि आपको उसको कभी कभार ही तो एक्सेस करना है, तो आप उसको स्टैंडर्ड आईए के अंदर लेकर जाए जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसके हिसाब से। उसके अलावा स्टैंडर्ड आईए के अंदर फिर एक और क्लास आ जाती है जिसको हम S3 IA 1 जोन कहते हैं। यानी कि डेटा जो है आपका, वो एक तो आप उसको फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, लेस फ्रिक्वेंटली है, कभी कभार उसको एक्सेस कर रहे हैं, और मल्टीपल एजीज में भी आप स्टोर नहीं करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको कॉस्ट कटिंग करनी है, आप कॉस्ट को बचाना चाह रहे हैं। तो फिर आप 1 जोन ले लें, ठीक है, आप आपकी कॉस्ट और कम हो जाएगी। आप उसको एक तो रेयरली एक्सेस कर रहे हैं, और सेकंडली ये कि एक ही डेटा सेंटर में रख रहे हैं, तो कॉस्ट और ज़्यादा आपकी नीचे आ जाएगी। उसके बाद आ जाता है हमारा अर्काइव करने का ऑप्शन। ठीक है, तो नॉर्मली डेटा जो अर्काइव कर रहे होते हैं हम, वो ऐसा डेटा होता है जिसको हमें ना तो फ्रीक्वेंट ना ही इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस करना होता है। ठीक है, लेकिन हमें उसको रिटेन रखना ज़रूरी है क्योंकि कभी भी उसकी रिक्वायरमेंट आ सकती है, और या हो सकता है पूरे साल के बाद जब ऑडिट खुले तब वो डेटा रिक्वायर्ड हो। ठीक है, या हो सकता है कोई रेगुलेशन आप फॉलो कर रहे हैं, और उसके अंदर एक पर्टिकुलर पीरियड तक आपको उस डेटा को रिटेन रखना है। ठीक है, इस तरह के आपको मल्टीपल सिनेरियोज मिलते हैं जहाँ पर हम डेटा को डिलीट नहीं कर सकते, हमें उसको रिटेन रखना है। तो फिर हम उसके लिए कोल्ड स्टोरेज ढूंढते हैं, ऐसी स्टोरेज जो कि चीप हो, ठीक है, और डेटा भी आपका स्टोर करके रखे है। तो उसके लिए अमेज़ॉन आपको सोल्यूशन देता है जिसको हम ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, तो उसमें भी 3 ऑप्शंस मौजूद हैं, क्योंकि जो आर्काइव डेटा कर रहे होते हैं आप, उसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स मौजूद होती हैं, डिफरेंट तरह का डेटा होता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है उनको रिटेन करने की या फिर उनके ऊपर रिक्वेस्ट करने की। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है ग्लेशियर के अंदर वो है इंस्टेंट रिट्रीवल, जो कि ग्लेशियर के अंदर सबसे महंगा है। फॉर एग्जांपल ग्लेशियर स्टार्ट हो रहा है $0.5 पर जीबी पर मंथ से। ठीक है, तो ये $0.5 होगा। उसके अलावा ये वाला जो है वो 0.4 होगा। ठीक है, और डीप आर्काइव इंतहाई चीप होगा, $0.0001 पर जीबी पर मंथ होगा। तो इंस्टेंट रिट्रीवल के अंदर क्या है कि अगर आपने डेटा को आर्काइव कर दिया और अब आपको उसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो आप इंस्टेंटली जाकर उसको रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, विद इन फ्यू सेकेंड्स आप उस डेटा को रिस्टोर कर पाएंगे। इसी तरह अगर आप ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्रीवल पे जाते हैं, तो इसके अंदर फिर डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि अगर आप एक्सपेडिटेड करते हैं तो 1 से 5 मिनट के अंदर आपका डेटा अवेलेबल होगा। स्टैंडर्ड पे जाते हैं तो 3 से 5 घंटे लगेंगे। बल्क करते हैं तो 5 से 12 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा टाइम होगा उतने ज़्यादा पैसे कम होंगे। और अगर आप प्रोविजन कैपेसिटी यूनिट ले लेते हैं, PCU जिसको हम इन शॉर्ट कहते हैं, यानी कि आपने एक फिक्स अमाउंट पे किया अराउंड $100, और उसके अंदर आपको एक तरह से ये कह लें कि बंडल मिल जाता है कि आप कितनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और उस बंडल के अंदर थोड़ा सा आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है, और आप मल्टीपल रिक्वेस्ट जो है वो कर सकते हैं डेटा पे, और जल्दी जल्दी डाउनलोड कर सकते हैं। नॉर्मली जब ऑडिट हो रहा होता है तो उस टाइम ये ऑप्शन यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो कॉमनली जो यूज़ होते हैं वो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड या बल्क होते हैं, बट प्रोविजन कैपेसिटी यूनिट भी मौजूद है। ठीक है, तो अगर आपने 3 से 5 मिनट, 1 से 5 मिनट, 3 से 5 घंटे या 5 से 12 घंटे में डेटा को रिट्रीव करना है, जो कि आपने डेटा आर्काइव किया हुआ है ग्लेशियर के अंदर, तो आप फ्लेक्सिबल रिट्रीवल को यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है तीसरा ऑप्शन जिसको हम कहते हैं ग्लेशियर डीप आर्काइव। ठीक है, इसमें नॉर्मली हम वो डेटा रखते हैं जिसको हमें डेकेड्स के लिए स्टोर करना होता है, 10 साल 20 साल लाइफ टाइम। ठीक है, तो ना तो हम फ्लेक्सिबल रिट्रीवल पे जाते हैं ना ही इंस्टेंट रिट्रीवल पे जाते हैं, क्योंकि हम वो डेटा बस एक तरह से डंप कर रहे हैं। ठीक है, और वो डेटा डंप हो रहा है, और न जाने उसकी कभी ज़रूरत पड़े या ना पड़े, बट स्टिल आपको वो डेटा रिटेन रखना है। लाइक आप कह लें एक तरह से आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड हो गए,
ठीक है, कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड हो गए, ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं, या कोई मेडिकल रिकॉर्ड्स हो गए जिसको आप कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहेंगे, आप उसको रिटेन रखेंगे, क्योंकि 50 साल पहले का भी डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता होगा। तो इस तरह के डेटा के लिए हम डीप आर्काइव को रखते हैं, जिसके अंदर दो ही ऑप्शन मौजूद हैं रिट्रीव करने के डेटा। एक है आपका स्टैंडर्ड, जिसके अंदर 12 घंटे बाद डेटा जो है वो अवेलेबल होगा, और बल्क के अंदर तकरीबन 48 आवर्स लगते हैं। तो बल्क जो है वो चीप है थोड़ा सा स्टैंडर्ड से, स्टैंडर्ड थोड़ा सा महंगा है। तो नॉर्मली मेरे पास ऐसा डेटा होता है, बहुत सारा डेटा जो कि मुझे रिटेन रखना है 3 to 5 ईयर्स के लिए, तो मैं डीप आर्काइव को पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, और स्टैंडर्ड को मैं नॉर्मली रिट्रीव करने के लिए यूज़ करता हूँ जब रिक्वेस्ट आती है। तो बट मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं आपके यूज़ केस में, हो सकता है आप इन सभी को यूज़ कर रहे हो, या इनमें से कोई डिफरेंट जो यूज़ केस है आपका कोई, और उनमें से आप किसी भी डिफरेंट स्टोरेज क्लास को यूज़ कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चीप है ये, मतलब इसमें टेराबाइट्स का, पेटाबाइट्स का डेटा रख लें आप, और बस ना होने के बराबर पैसे पे कर दें आपको, जो डीप आर्काइव है। ठीक है, तो अमेज़ोन का दावा है ये कि अगर आप कोई अपना, आपने कोई इन हाउस सोल्यूशन बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल आप डीवीडीज राइट कर रहे हैं, या कोई कोल्ड स्टोरेज में डेटा रख रहे हैं, ये उससे भी ज़्यादा चीप पड़ेगा, और वाकई उससे भी ज़्यादा चीप पड़ता है। तो आर्काइव की अगर हम बात करें, क्योंकि आर्काइव में भी डिपेंड करता है कि आप किस किस तरह का डेटा जो है वो डंप कर रहे हैं और आर्काइव कर रहे हैं, और अगर उसकी रिक्वेस्ट आती है उस डेटा को रिस्टोर करने की, तो कितनी देर में आप उसको रिस्टोर कर पाएंगे। तो उसको देखते हुए आप अपना जो टेयर है उसको सेलेक्ट करें और डेटा को अपलोड कर दें। ठीक है, तो आर्काइव के लिए एक सोल्यूशन डिस्कस किया हमने, इन्फिनिट एक्सेस के लिए जो स्टोरेज टेयर हैं, दो क्लासेस हैं, वो हमने डिस्कस की, और जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड है जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है और डिफ़ॉल्ट स्टोरेज कह लें एक तरह से, ठीक है, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद एक और ऑप्शन मौजूद है जिसको हम S3 इंटेलिजेंट टेयरिंग कहते हैं। ठीक है, तो इंटेलिजेंट टेयरिंग का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली ये आपके डेटा को ये कह लें कि अरेंज करता है। ठीक है, कि कौन सा डेटा जो है वो स्टैंडर्ड के अंदर रहेगा, कौन सा डेटा इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में रहेगा, और कौन सा डेटा आर्काइव होगा। डिपेंड करता है कि उसके एक्सेस पैटर्न्स क्या हैं। ठीक है, तो एआई बेस्ड है ये, बेसिकली मशीन लर्निंग के मॉडल पे बना हुआ एआई बेस्ड एक टेयर है, जो कि आपके डेटा को मॉनिटर करता है फॉर 30 डेज। आपने एक फ़ाइल अपलोड की, आज अपलोड की, तो अगले 30 दिन तक वो उसको मॉनिटर करेगा। ठीक है, उस मॉनिटरिंग के पर ऑब्जेक्ट आपसे पैसे लेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टैंडर्ड में ही रखेगा। 30 दिन के बाद देखेगा एक्सेस पैटर्न्स क्या कह रहे हैं। ठीक है, अगर उस पर एक्सेस कम है, डेली नहीं है, और उसके हिसाब से रेयरली एक्सेस हो रहा है, तो वो उसको ले जाएगा आईए के अंदर। ठीक है, फिर भी मॉनिटरिंग कंटिन्यू चलती रहेगी, और अगर उसे लगता है कि जी अगले 60 दिन के बाद लगता है कि जी इस पे तो एक्सेस पैटर्न ना होने के बराबर है, तो इसको आर्काइव किया जा सकता है, और इंस्टेंट रिट्रीवल के थ्रू हम इसको रिकवर कर पाएंगे जल्दी, अगर रिक्वेस्ट आती है कोई ऐसी, तो ये उसको आर्काइव कर देगा। ठीक है, तो यानी कि 3 स्टोरेज क्लासेस के अंदर ये आपका डेटा मूव करता रहता है, और जब हो सकता है फॉर एग्जांपल उस डेटा पे रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाए, मल्टीपल रिक्वेस्ट आए, तो ये वापस उसको स्टैंडर्ड के अंदर ले आएगा। ठीक है, तो ये साइकिल कंटिन्यूस चलती रहती है, और इसमें फ़ायदा ये है कि आपको खुद से टेयर्स को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, बट एडिशनल फ़ी थोड़ी सी आपको देनी पड़ेगी मॉनिटरिंग की, जो कि पर ऑब्जेक्ट के ऊपर ये आपसे एक माइनर सी फ़ी ले रहा होता है उन ऑब्जेक्ट को मॉनिटर करने की। ठीक है, तो अलग से अमेज़ोन इसको स्टोरेज क्लास कहता है, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये करता ये है कि जो ऑलरेडी स्टोरेज क्लासेस अभी हमने डिस्कस की हैं, उन्हीं में डेटा को स्टोर कर रहा होता है। तो एक अलग से फीचर कह सकते हैं आप इसको, बट अमेज़ोन इसको स्टोरेज क्लास कंसिडर करता है। ठीक है जी, तो तकरीबन 7-8 किस्म की स्टोरेज क्लासेस हैं जो डिफरेंट यूज़ केसेस के अंदर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप डिज़ाइन करेंगे कोई आर्किटेक्चर, ठीक है, तो आपके पास रिक्वायरमेंट होगी, आपको पता होगा कि किस किस्म का डेटा है, कौन सी स्टोरेज यूज़ करनी है, कौन सी क्लास यूज़ करनी है। तो हर तरह के डेटा के लिए स्टैंडर्ड को यूज़ करना बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, तो आप ये चेक करें पहले कि जो आप डेटा अपलोड करने जा रहे हैं उसका पैटर्न क्या हो सकता है। अगर ऑलरेडी आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता
तो आप इंटेलिजेंट टेयरिंग को यूज़ करें, या फिर इसके अंदर एक और फीचर होता है, अभी आगे आएगा, एक्सेस एनालाइज़र कह लें, कह सकते हैं मेरे ख्याल में उसको, फीचर का नाम मैं भूल रहा हूँ। तो वो बेसिकली क्या करता है, वो सिर्फ आपको ये बताता है कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो कब कब एक्सेस हो रहा है, फ्रिक्वेंटली हो रहा है, इनफ्रिक्वेंटली हो रहा है। तो वो जस्ट आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके देगा, बट ट्रांजेक्शन नहीं करेगा, डेटा को उठा के दूसरी एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेकर जाता। ठीक है जी। तो इन टूल्स का यूज़ करें, और उसको मॉनिटर करते रहें, उसके हिसाब से उसका टेयर डिसाइड करें। अगर सारा डेटा आप स्टैंडर्ड के अंदर रख देंगे, ये सारा डेटा आप आर्काइव कर देंगे, तो वो आपको महंगा पड़ सकता है। अक्सर लोग गलती करते हैं कि डेटा उनका फ्रीक्वेंटली एक्सेस होना है, ठीक है, उनको पता है डेली एक्सेस होगा, मल्टीपल रिक्वेस्ट आएंगी, बट वो समझते हैं कि जी आईए के अंदर रख देंगे तो हमारे पैसे बच जाएंगे। तो आईए जो है वो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस जो स्टोरेज टेयर है, वो है तो चीप, स्टोर करने में डेटा वाकई चीप है, लेकिन जब आप रिक्वेस्ट करेंगे उसके और मल्टीपल, तो वो रिक्वेस्ट के आपसे पैसे ले रहा है, तो S3 स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ना है आपको। ठीक है, तो ये गलती अक्सर लोग करते हैं, या फिर अर्काइव कर देते हैं डेटा। ठीक है जी, अर्काइव कर दिया, अब आपने इंस्टेंट रिट्रीवल को यूज़ कर रहे हैं। इंस्टेंट रिट्रीवल जो है कॉस्टली है, ठीक है, स्टोरेज के वो आपसे बहुत कम चार्ज कर रहा है, बट जो रिट्रीव करना है उसके ऊपर वो अच्छे खासे पैसे ले रहा है आपसे, तो वो आपको स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ना है। तो इसलिए बेहतर है कि आप एनालाइज करें पहले कि किस तरह का डेटा जो है वो आप अपलोड कर रहे हैं, और उसके हिसाब से फिर उसका टेयर जो है वो डिसाइड करें। नहीं पता तो आप टेयरिंग को यूज़ करें, इंटेलिजेंट टेयरिंग को, या फिर उसकी रिपोर्ट जनरेट करके देखें कि एक्सेस पैटर्न क्या कह रहे हैं। ठीक है जी, ओवरऑल इसी का जो हमने डिस्कस किया है उसी के बारे में बता रहा है कि किस तरह से मॉनिटर करता है, और उसको फिर डिफरेंट टेयर्स के अंदर और इनफ्रीक्वेंट के बाद आर्काइव के अंदर जो है वो इसको मूव कर रहा होता है। ये और डिफरेंट सर्विसेज हैं जो कि क्यूरी वगैरह में, अथीना और इलास्टिक मैप रेड्यूस, ये ETL जॉब्स में आप यूज़ कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म जो जॉब्स होती हैं, और अथीना जो है वो क्यूरी के लिए यूज़ होता है। तो ये इसका एक हाई लेवल ओवरव्यू है। उसके बाद स्टोरेज टू योर ऑन प्रेमिसेस का मतलब ये है कि S3 ऑन आउटपोस्ट एक रैक जो है वो आप ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन से, और वो आपकी फैसिलिटी के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, और लोकली आप उस पर डेटा स्टोर कर रहे होंगे, बट एक्चुअली वो क्लाउड से कनेक्टेड होगा और ऑफलाइन या ऑनलाइन सिंक कर रहा होगा ऑल द टाइम। ये मैंने शायद पहले भी बताया था आपको। आउटपोस्ट बेसिकली हार्डवेयर होता है जो आपकी फैसिलिटी में इंस्टॉल हो जाता है। ऐसी कंपनीज जो कि लो लेटेंसी के ऊपर काम करना चाह रही हैं, या नहीं चाह रही ओवर द इंटरनेट जो है वो डेटा को अपलोड करें या डाउनलोड करें, तो वो एक लोकल ये कह लें कि हार्डवेयर अमेजोन से एडिशनल चार्जेस के ऊपर रिक्वेस्ट कर सकती हैं, और वो आपकी फैसिलिटी में इंस्टॉल करके चला जाएगा। और लिमिटेशन ये है कि आप ऐसी किसी कंट्री में हो जहाँ पर रीजन एग्जिस्ट करता है और उस रीजन में वो सर्विस अवेलेबल हो, तो आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि स्नोबॉल के अंदर आप डिवाइस मंगवा रहे होते हैं कॉपी करवाने के लिए, इसी तरह आउटपोस्ट का भी एक हार्डवेयर पूरा आपको मिल जाता है।